नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। बहुत लोगों को लगता है कि सीज फायर हो गया, अब क्यों बात करनी, अब क्या मिडिल ईस्ट से अपडेट्स आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि सीज फायर तो हुआ है, लेकिन इस सीज फायर के बावजूद रफा के अंदर पिछले दिनों में 20 फलस्तीनी मारे गए। और ये तो सिर्फ रफा का मामला है, इसके अलावा भी वहां इतना कुछ हो रहा है कि मुझे कम से कम लगता है कि मैं अपडेट्स लगातार करता रहूं, लगातार वहां की बातें करता रहूं। आज भी मैं ऐसी ढेरों अपडेट्स के साथ हूं, कुछ और खबरों तक जाऊंगा। लेबनान की भी खबरें हैं, बाकी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले आज खबर सीज फायर की ही। इजराइल यह डिमांड कर रहा था कि अगले 4 लोग कौन से रिहा करेगा, हमास ये बताए, और हमास ने वो लिस्ट रिलीज कर दी है। जिन 4 महिलाओं को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखने से आपको लगेगा आम महिलाएं हैं, लेकिन ये आम महिलाएं नहीं हैं, ये इजराइल की आर्मी की मेंबर्स हैं। यानी इजरायली सैनिक थी ये, और लड़ते हुए वहां पर गिरफ्तार हुई हैं। तो आप इनको कह सकते हैं कि ये युद्धबंदी थी, ये कोई घर से उठाए हुए लोग नहीं थे, जैसा कि दावा किया गया कि हमास ने लोगों को घर से उठाया था। ये जंग के मैदान से गिरफ्तार की गई, पकड़ी गई 4 सैनिक थी इजरायली आर्मी की। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखेंगे तो वो साफ साफ इस बात को बता रहा है कि ये चारों लोग इजराइल के आर्मी के मेंबर्स थे। अब इनके बदले में 120 फलस्तीनियों को रिहा करना है इजराइल को, यानी हर एक के बदले 30। मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो घंटों इसी पर बात कर सकता हूं कि इजराइल क्या क्या बदमाशियां कर रहा है, लेकिन सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक फलस्तीनी इजराइल की जेल में 22 साल से बंद है, 22 साल से गिरफ्तार है। उनको आज रिहा करना है। अब मजबूरी है तो इजराइल रिहा करेगा। इजराइल ने कल क्या बदमाशी की पता है? कल इजराइल पहुंचा इनके घर, इनके बीवी को, इनके बच्चों को, बाकी लोगों को उसने जबरदस्त तरीके से, मैं क्या कहूं, परेशान किया, हाथ पांव बांध दिए, और उसके बाद इनके लड़के को गिरफ्तार कर लिया। जो बेटा इंतजार कर रहा था कि बाप रिहा होगा आज, उसके बाप को तो रिहा करेंगे, लेकिन बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आप समझ सकते हैं कि किस दर्जे की शैतानियत है ये, नीयत कैसी है। इस बात को आप बड़े कायदे से समझ सकते हैं कि बहुत मजबूरी में फलस्तीनियों को रिहा करना पड़ रहा है। और एक तो जिनको रिहा कर रहे हैं उनको टार्चर कर रहे हैं, और दूसरा उनके बदले में उनके घर के लोगों को यह गिरफ्तार कर रहे हैं। जिनको लगता है कि सीज फायर से सारा मामला सॉल्व हो गया, उनको यह बात समझनी चाहिए कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, उसका अंदाजा इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता। थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है जेनिन से। जेनिन में जो रिफ्यूजी कैंप है उसके खिलाफ लगातार इजराइल का अभियान चल रहा है। और इजराइल के इस खेल में शामिल कौन है? इजराइल के इस खेल में शामिल है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, यानी कि पीए। इजराइल तो जो कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा ही। इजराइल के कहने पर फलस्तीनियन अथॉरिटी, जिसके प्रेसिडेंट अब्बास हैं, जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि गजा के ऊपर भी उनका रूल होगा, गजा के बदले भी उनको माल मिलेगा ताकि वो आराम से बैठ के एंजॉय कर सकें, वो जेनिन के अंदर इजरायलियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, फलस्तीनियों को ही गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके साथ टार्चर कर रहे हैं। मरियम बारगोटी के बारे में आप जानते हैं, फलस्तीनी जर्नलिस्ट हैं, काफी बड़ी, अमेरिका में रहती हैं, अब अमेरिका के सिटीजन हैं। उन्होंने कल कहा कि इजराइल जो कर रहा है, जिनको लगता है कि सीज फायर हो गया है, सब कुछ सॉल्व हो गया, उनसे उन्होंने कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो स्लो स्लॉटर है, यानी जिबह कर रहा है धीरे धीरे फलस्तीनियों को। जेनिन के बारे में उन्होंने बताया कि जेनिन में वही करने की कोशिश हो रही है जो नॉर्दर्न गजा में पहले ही कर चुका है इजराइल। पिछले 3-4 दिनों में 2000 से ज्यादा लोगों को इजराइल ने अपना घर छोड़ने पे मजबूर किया है, और साथ में 12 लोग मारे गए हैं, काफी लोग घायल हैं। ये चल रहा है जेनिन में। और यहां पर मुझे फ्रेंचेस्का अल्बानिया, जो यूएन के स्पेशल रिपोर्टर हैं, उनका बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल को जबरदस्ती रोका नहीं गया, गजा में जो कुछ कर रहा है वो करने से जबरदस्ती रोका नहीं गया, तो इजराइल की जो बदमाशियां हैं वो सिर्फ गजा में लिमिटेड नहीं रहेंगी, वो दूसरी जगहों पर भी जाएंगी। और खास तौर पर उन्होंने वेस्ट बैंक का नाम लिया था। जो फलस्तीन इजराइल की पूरी प्रॉब्लम से, पूरे इतिहास से परिचित हैं, वो जानते हैं कि वेस्ट बैंक और गजा ये 2 ही इलाके बचे हुए हैं जिनको अब फलस्तीन कहा जा सकता है, जो खुद को फलस्तीन कहते हैं।
गजा के ऊपर जो कंट्रोल है वो फलस्तीनियन अथॉरिटी का है। फलस्तीनियन अथॉरिटी की कंडीशन ये है कि उनकी अपनी कोई आर्मी नहीं बची है, उनकी पुलिस है, और वो इलाका भले फलस्तीनियन अथॉरिटी के पास हो, लेकिन वहां पर इजराइल जो चाहता है वो करता है। वेस्ट बैंक को जुडेया और सामरिया कह के बुलाता है इजराइल, अपने नाम रखे हैं। यानी सीधी सी बात है कि वो कहता है कि वेस्ट बैंक हमारा है। ट्रंप जब पिछली बार कुर्सी पर बैठे थे, पिछली बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये माना था कि वेस्ट बैंक इजराइल का है, यानी वेस्ट बैंक के ऊपर जो इजराइल का दावा है उसको वो सही मानते थे। और इस बार उन्होंने क्या किया, वेस्ट बैंक के अंदर जो सेटलर्स थे, जो लगातार फलस्तीनियों के साथ वायलेंस कर रहे थे, जिनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए थे बाइडेन ने, वो सैंक्शंस तुरंत हटा दिए। एक खतरा बहुत बड़ा है। अभी तक तो ट्रंप ने बहुत सारी बातें की हैं, कभी लगता है इधर है, कभी लगता है उधर है। अभी मैंने आपको कल बताया कि ईरान के साथ किस तरह से उन्होंने डिप्लोमेसी की बात की है, और बहुत मुमकिन है कि ईरान के साथ जंग की जगह डिप्लोमेसी से ही वो मामला सॉल्व करना चाहें। आज ईरान के अखबारों में भी यह खबर बहुत स्पेशली, बहुत खास तौर पे छापी गई थी, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं है कि वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप का क्या रुख है। अगर पिछली बार की तरह ही ट्रंप ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का अधिकार है, तो जाहिर तौर पर गजा में जंगबंदी तो हो गई, लेकिन एक नई जंग शुरू होगी वेस्ट बैंक में। हमास ने भी बहुत क्लियर किया है कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जे की कोशिश करेगा तो हम उससे वैसी ही जंग करेंगे जैसी हमने गजा के अंदर की है। आज के इजरायली और अमेरिकी अखबारों में यह खबर है कि केवल जब जंग चल रही थी, यानी पिछले 14 महीनों में, तो 10,000 से ज्यादा, जेरूसलम टाइम्स कहता है 15,000, अल मायदीन कहता है 10,000 से ज्यादा, और दोनों कोट करते हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। दोनों का कहना है कि 10,000 से ज्यादा या 15,000 सैनिक भर्ती हुए हैं हमास की सेना में, अल-कासम में, केवल जंग के दौरान पिछले 14 महीनों में, जब गजा के ऊपर जबरदस्त बमबारियां हो रही थी। यानी सीधी सी बात है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमास कमजोर तो नहीं हुआ है, पहले से थोड़ा कमजोर भले हुआ हो, लेकिन ऐसा कमजोर नहीं हुआ है कि इजराइल का मुकाबला ना कर सके। और ऐसे में अगर वेस्ट बैंक में इजराइल अपनी हरकतें लगातार जारी रखता है और ट्रंप उसको रोकता नहीं है, तो यकीन जानिए कि एक गजा खत्म हुआ है, दूसरा गजा शुरू होगा वेस्ट बैंक में, और वो भी लड़ाई 2-4 दिन में खत्म होने वाली नहीं होगी। हालांकि हफ्तों की बात कर रहा है इजराइल की, हफ्ते भर में, कुछ एक हफ्तों में हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा वेस्ट बैंक के अंदर। लेकिन जहां तक मैं वहां के हालात, जो खबरें आ रही हैं, उनसे समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर वहां भी जंग होगी तो कम से कम महीनों चलेगी, तबाहियां भी होंगी, इजराइल के अपने नुकसान भी होंगे, और यह सारा कुछ इसलिए होगा कि नेतन्याहू किसी तरह से कुर्सी पर बैठा रह सके। अभी हाल में एक सर्वे आया है, और वो सर्वे कह रहा है कि 63%, यानी हर 100 में से 63 इजरायली ये चाहते हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दे दे। यानी आधे इजरायली भी नहीं चाहते हैं, केवल 27% इजरायली हैं जो नेतन्याहू के फेवर में हैं। अब अगर जंग खत्म होती है, फिलहाल सीज फायर हो ही गया है, अगर जंग खत्म होती तो नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता। इसीलिए नेतन्याहू कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से लगातार जंग को जारी रखना चाहता। आप लेबनान को ले लीजिए। लेबनान में इसी 26 जनवरी को, यानी कल, यानी संडे को, यह तय था कि इजराइल अपनी आर्मी को वापस बुला लेगा। पिछले 15-20 दिनों से अपने वीडियोस में मैंने रेगुलर आपको बताया है कि इजराइल का यह इरादा नहीं है। अब नेतन्याहू का बयान आ गया है कि हम कम से कम 30 दिन और रहना चाहते हैं लेबनान में। आरोप यह लगाया गया है कि, नेतन्याहू ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की शर्तें फॉलो नहीं की। हकीकत यह है कि जंगबंदी के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान में बम गिराता रहा, वहां लोगों को मारता रहा। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट बताती है कि जिस समय जंग चल रही थी, उस समय जिस दिन सबसे खतरनाक इजराइल ने बमबारी की थी और 68 लेबनीज मारे गए थे, इजराइल का दावा था कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है और सिर्फ हिजबुल्लाह के लोगों को मारा है। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि यह गलत है। जिन लोगों को मारा गया था उनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं था। जाहिर सी बात है कि हिजबुल्लाह से दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि वो इजराइल को लेबनान पे कब्जा नहीं करने दे रहा। अगर वो भी सीरिया की जो नई सरकार बनी है, जुलानी वाली, उसी की तरह चुपचाप अपने इलाकों को कब्जा करने देता, तो हिजबुल्लाह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इजराइल को।
आप देखिए, सीज फायर हुआ। जिन जगहों पर इजराइल पहुंच नहीं पा रहा था लड़ाई के दौरान, सीज फायर के बाद न केवल उन इलाकों में पहुंचा बल्कि उन इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया। और इन सबके बावजूद अब वो मांग ये कर रहा है कि 30 दिन उसको और रहने दिया जाए। 30 दिन वहां वो तभी रह सकता है, जंगबंदी की मियाद 30 दिन तभी बढ़ सकती है जब ट्रंप उसके लिए राजी हो। अभी तक ट्रंप ने हां या ना कुछ नहीं कहा है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कह चुके हैं कि इजराइल को 30 दिन देने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं ट्रंप क्या कहते हैं। तो इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने कभी भी यूनाइटेड नेशंस की कोई शर्त नहीं मानी, हां कह दिया, बाद में मुकर गया। जिसने किसी जंगबंदी को ढंग से लागू नहीं किया, जो हिजबुल्लाह के साथ खेल करना चाहता है लेबनान में जंगबंदी की आड़ में, और यहां उसको जंगबंदी मजबूरी में करनी पड़ी गजा में, तो वेस्ट बैंक में उसने वही कारनामा दोहराना शुरू कर दिया है। गजा की हालत यह है कि जब मलबे की तलाश की जा रही है तो कल 17 लोगों की लाश मिली है मलबों से। इसके अलावा पता यह चल रहा है कि इजराइल के बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड बम, यानी ऐसे बम जो चले नहीं हैं, वो अभी भी रबल्स में पड़े हुए हैं। और खतरा यह है कि रबल हटाते हुए, मलबा, खंडहर, ये सारा कुछ हटाते हुए अगर वहां किसी का हाथ पड़ा, वहां कोई औजार पड़ा, तो वो बम एक्सप्लोड हो सकते हैं और फिर से फलस्तीनियों को मार सकते हैं। हमास इधर पूरी तरह से कंट्रोल में लिए हुए है गजा को। काफी लोगों को यह आश्चर्य भी है। लोगों को लग रहा था हमास तो खत्म हो गया, तो गजा में जब जंग खत्म हो जाएगी तो वहां कंट्रोल कौन करेगा। लेकिन हालात ये हैं कि हमास ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। जो बीमार हैं उनको इलाज मुहैया कराने की कोशिश हो रही है, जो भूखे हैं उनको इमदाद मुहैया कराने की कोशिश हो रही है, और वहां के लोग हमास के साथ फिलहाल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और चीजें हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस समय इजराइल की सेना वहां पर पूरी तरह से थी, उस समय जो इमदाद का सामान आ रहा था वो लगातार लूटा जा रहा था। खबर यह आई है कि ऐसा जो है कई फलस्तीनी ही कर रहे थे। हर कौम में गद्दार होते हैं, तो कई फलस्तीनी ही इजरायलियों के साथ मिलकर उसको लूटने में और लुटवाने में मदद कर रहे थे। ऐसे कई लोगों को मारे जाने का वीडियो आया है जिसमें इन लोगों को गोली मारी जा रही है। जाहिर है हमास के लोग गोली मार रहे हैं। अब चाहे तो आप इसकी मलामत कर सकते हैं इस तरह से लोगों को मारने की, लेकिन जब जंग चल रही है तो गद्दारी अपने आप में एक बड़ी सजा होती है। और सिर्फ हमास ये नहीं करता, सभी करते हैं। अभी कल की ही खबर है कि इजराइल में एक बंदे को पकड़ा गया है क्योंकि उसके ऊपर शक यह था कि वो हिजबुल्लाह के लिए जासूसी कर रहा था। तो जहां भी कोलैबोरेटर्स होते हैं, गद्दार होते हैं, जासूस होते हैं, उनको पकड़ा जाता है। हमास अगर ऐसा कर पा रहा है तो बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। इससे क्लियर इतना ही होता है कि हमास ने अभी भी गजा में पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाए रखा है। ऐसे में इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि हमास को वहां से हटाकर किसी और को गजा संभालने के लिए दिया जाए। वो उसके अपने बस में है नहीं। अमेरिका अगर मदद करे तो कोशिश हो सकती है। कोशिश की मतलब एक और जंग होगा। कोशिश का मतलब यह होगा कि फिर से जंग शुरू होगी। कोशिश का मतलब यह होगा कि जो जंग रुकी हुई है, जो सीज फायर चल रहा है, उस सीज फायर रुक जाएगा। कोशिश का एक और मतलब होगा कि जो अगवा किए हुए बचे हुए लोग हैं वो कभी रिहा नहीं होंगे। यूएई से कल बात की थी इजराइल ने। अब्बास कह रहे हैं कि हम संभालेंगे गजा। अभी तक ट्रंप ने पोस्ट वार गजा में क्या होगा इस पर कोई बयान नहीं दिया है। बातचीत तो इस पर होनी चाहिए थी कि जो दुनिया भर का मलबा वहां इकट्ठा है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खत्म हो गया है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ खत्म हो गया है, वो कैसे बनेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बेहतर तो ये होता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कैसे बनाएगी, उसमें कौन कितना पैसा देगा, उसको बनाने में कब काम शुरू होगा और कब खत्म होगा, इन सारी चीजों को डिस्कस करती। और जब वो बन जाता, जब एक बार फिर से गजा तैयार हो जाता, लोगों को घर मिल जाता, उसके बाद वहां वोटिंग होती, इलेक्शन होता, जो जीतता वो उसको कंट्रोल करता। बाकी दुनिया में तो आप यही कहते हैं कि जो चुनाव जीतेगा वो कंट्रोल करेगा। ट्रंप जीतते हैं, ट्रंप कंट्रोल करते हैं, बाइडेन जीतते हैं, बाइडेन कंट्रोल करते हैं। गजा में, सीरिया में और इस तरह के इलाकों में आपको अपनी पसंद का रूलर हमेशा क्यों चाहिए होता है? सिर्फ इसलिए कि आप अपनी लूट जारी रख सकें। तो आप अगर अपनी लूट जारी रखेंगे तो चाहे वो कोई सा मुल्क हो, वहां अपने तरीके से विरोध तो होगा। और जब डेमोक्रेटिक विरोध नहीं सुना जाएगा, जब पीसफुल विरोध नहीं सुना जाएगा, जब एहतजाज के ऊपर हर तरह का जुल्म ढाया जाएगा, तो फिर लोग मजबूर होंगे बंदूक उठाने पर। एक वीडियो जारी किया है, बड़ा खूबसूरत सा वीडियो, खूबसूरत कहना चाहिए, जो चाहिए जहां आप खड़े हैं उससे तय होगा। अल जजीरा ने एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो दो वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो याह्या सिनवार का है।
दूसरा वो ये दिखाता है कि याह्या सिनवार लगातार जंग के मैदान में थे। अब याह्या सिनवार जंग के मैदान में थे, ये तो हमें पता ही है, जंग के मैदान में लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन ये इजराइल का एक और बड़ा झूठ बिल्कुल साफ कर देता है। आपको याद होगा, खबरें छपी थी कि याह्या सिनवार जो है वो होस्टेजेस के बीच में रहता है, अपने अगल बगल 20 होस्टेजेस को रखता है ताकि वो उसकी सेफ्टी बन सके, ताकि अगर उसके ऊपर हमला हो तो पहले होस्टेजेस मारे जाएं। ये झूठ फैलाया गया था कि बंद कमरों में किसी बेहद सेफ जगह पर याह्या सिनवार रह रहा था और उसके आजू बाजू सारे होस्टेजेस को रखा गया था ताकि वो सेफ रहे। यह वीडियो बताता है कि इजराइल झूठ बोल रहा था। यह वीडियो बताता है कि याह्या सिनवार पूरे टाइम जंग के मैदान में रहे हैं, जंग लड़ी है और वहीं मारे गए हैं या शहीद हुए हैं। आप जहां खड़े हैं, जिसके फेवर में हैं, वैसा ही लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे। ये जो साइकोलॉजिकल वार की कोशिश है इजराइल की, ये इस बार फेल हुई है। 2023 अगर आप याद कीजिए, 7 अक्टूबर से पहले ना कोई फलस्तीन की बात कर रहा था, ना कोई फलस्तीन की आज़ादी की बात कर रहा था। 7 अक्टूबर ने दुनिया को इतना बदल दिया है कि आज फलस्तीन की आज़ादी पर बात हो रही है, आज इजराइल के जुर्मों पर बात हो रही है। आईसीसी से वारंट निकला नेतन्याहू के खिलाफ। यह अलग बात है कि अमेरिका कह रहा है कि हम आईसीसी को सैंक्शन करेंगे, उसको जो मदद देते हैं वो देना बंद करेंगे। आईसीसी उसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, वो सब एक अलग मामला है। लेकिन आज दुनिया में ये तो हो गया कि दुनिया जानती है कि इजराइल फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है, और दुनिया भर में जिस तरह से इजराइल अकेला पड़ा है और फलस्तीनियों के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि इस बार की जो कुर्बानी है वो बर्बाद नहीं जाने वाली। आज नहीं तो कल फ़लस्तीन आज़ाद होगा। और मैं लगातार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में ही हम आज़ाद फ़लस्तीन को देखेंगे। फ़लस्तीनी वीज़ा लेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे। फ़लस्तीनी अपने शहीदों की मज़ारें बनाएंगे, अपने शहीदों के मेमोरियल बनाएंगे, और जो लोग आज मारे गए हैं वो फ़लस्तीन के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।